हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो माइग्रेशन सिस्टम है, इसको ओवरऑल करने के लिए या रिवाइज़ करने के लिए या इनके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए लेबर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐलानात किए। इसके ऊपर क्रिस्टिन निक्सन को इन्होंने रिव्यू के लिए अपॉइंट किया। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को निक्सन रिव्यू कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं, क्रिस्टिन ने रिकमेंडेशन क्या दी, उसके ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स क्या किया। ये तकरीबन 34 रिकमेंडेशन है। ये हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो इसको हम पार्ट्स में कर सकते हैं। अब जो रिकमेंडेशन है तो 34, लेकिन इसको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इसकी तकरीबन 7 कैटेगरीज बनती हैं। इन 7 कैटेगरीज को मैं वन बाय वन आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग काम ये कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, एक डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, इसके अंदर डरने वाली बात नहीं है, इसको समझने की बात है और इसको देखते हैं इसके अंदर है क्या। डरना उसको चाहिए जो नॉन जेन्युइन है, जो नॉन जेन्युइन नहीं है उसको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर अगर हम जाएं तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम ऑपरेशन इंगल नूक जो है उसको हम जारी और सारी रखेंगे। वो है क्या? ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स जो है इसको लीड करती है और ये मल्टी एजेंसी एक ऑपरेशन है जिसको ये जारी या एक्सटेंड करने की इन्होंने बात की। उसके ऊपर इन्होंने बजट जो दिया वो दिया, तकरीबन $50 मिलियन का बजट इन्होंने एलोकेट कर दिया। ये एजेंसी करेगी क्या? ये करेगी कंप्लायंस को इंश्योर करेगी। कंप्लायंस किस चीज़ का? वीज़ा की कंप्लायंस है, बॉर्डर प्रोटेक्शन की कंप्लायंस है, उसको इंश्योर करेगी। यानी कि वो लोग जो कि वीज़ा ब्रीच की तरफ जा सकते हैं या जाते हैं, उनको ये इंश्योर करेगी, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कंप्लायंस को इंश्योर करेगी। इसमें एम्प्लॉयर्स भी शामिल है जो कि लोगों को करते हैं स्पॉन्सर, और एक्सप्लॉयटेशन की तरफ अगर जाते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है ऑपरेशन इंगल ग्रुप को हम जारी रखेंगे। सेकंड कैटेगरी, ये बड़ी लंबी चौड़ी कैटेगरी है। इसके अंदर इन्होंने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और वीज़ा के रिलेटेड बहुत सारी बातें की। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को उन्होंने ये कहा कि जो ऑफिस है, रेगुलेटर है माइग्रेशन एजेंट्स का, उसके हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने बिल्कुल एग्री किया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉइंट्स के साथ एग्री किया और बहुत सारे को नोट कर लिया कि ठीक है, हम इसको ऐसे करेंगे। इसमें कहा यह गया कि ऐसी चीज़ के आमतौर पे देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट या लॉयर जो है वो इमिग्रेशन असिस्टेंस या एडवाइस कर सकते हैं। बहुत सारे अनरजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, वो एडवाइस कर रहे होते हैं। ये एक ब्रीच है जो कि इस पार्ट में देखा जाता है, समटाइम ये ओवरलुक हो जाता है। तो ऑफिस का या रेगुलेटर के हाथ मजबूत करने की बात की, बजट एलोकेशन भी हुई, स्टाफ बढ़ाने की भी बात हुई कि इसमें स्टाफ बढ़ाया जाएगा ताकि इंश्योर किया जा सके इस पे कोई किसी किस्म का जो हमारा वीज़ा सिस्टम है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, उसको ख़राब या उसकी इंटेग्रिटी को ख़राब ना किया जा सके। इसके अंदर जो लोग रजिस्टर्ड हैं उसको फिट एंड प्रॉपर पर्सन जो हैं उनके हवाले से ज़्यादा उनको स्क्रूटनाइज उनको भी किया जाएगा। यानी कि आमतौर पे क्या होता है, जो लाइसेंस बंदा है, जैसे मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ, हमें हमारे करैक्टर सर्टिफिकेट्स भी देने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस से। अब इसको उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा हम इसको करेंगे, जाके एक्सटेंडेड चेक करेंगे। इसके अलावा रिकमेंडेशन में ये भी आया कि गवर्नमेंट ब्रांडिंग करे ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से लोग रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं, ताकि एक सर्विसेज जो है वो बेहतर लोगों तक पहुंच सके। गवर्नमेंट ने इस पे कहा ठीक है, हमने इसको नोट कर लिया, वी कैन वर्क ऑन दैट। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो लोग ऑफशोर बैठे हुए हैं, जो ऑफशोर एजेंट्स हैं, उनको भी इन ऑफिस के अंदर लेके आया जाए या उनको रजिस्टर्ड किया जाए ताकि इस वीज़ा सिस्टम की इंटेग्रिटी को बहाल किया जा सके या बेहतर किया जा सके। ये भी रिकमेंडेशन आई, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इसको देखेंगे। तो ये सारी जो बातें हुई जो सेकंड कैटेगरी के अंदर, वो बातें हुई रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट की, इनके रेगुलेटर्स की, और वीज़ा सिस्टम को बेहतर करने की, बेहतर रेगुलेट करने की, ताकि बहुत सारे लोग जो बेचारे हत्थे चढ़ जाते हैं, इनोसेंट लोग शिकार होते हैं ऐसे लोगों का जो कि अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं या होते हैं या कोई इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये सेकंड कैटेगरी में ये बातें हुई, सारी ये रिकमेंडेशंस दी गई और गवर्नमेंट ने कुछ को नोट किया, कुछ के साथ एग्री किया। एक जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड कैटेगरी रिकमेंडेशन है
डिफरेंट रिकमेंडेशन है इसके ऊपर इन्होंने प्रोवाइडर्स के हवाले से बात की। प्रोवाइडर किसको कहेंगे? ये कहेंगे हम कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, जिसको कॉलेजेस को जो रेगुलेट करता है एस्कॉ करता है, यूनिवर्सिटीज़ को या हायर एजुकेशन को टेक्सा करता है। इसके ऊपर उन्होंने बातें की। इन्होंने ये कहा कि वो कॉलेजेस जो कि गोस्ट कॉलेजेस है, आपने एक स्टोरी द एज में भी पहले पढ़ी हो, देखी होगी, वो गोस्ट कॉलेजेस उनको उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाए। इन्होंने ये कहा कि एक मल्टी एजेंसी टाइप एक बॉडी बनाई जाए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिलके रिस्क इंडिकेटर फैक्टर्स हैं उनको पहले ये आइडेंटिफाई करे, और जब भी जैसे ही ये रिस्क इंडिकेटर फैक्टर जो है ये आ जाते हैं आगे, तो उसके ऊपर ये किस तरह इकदामात लेंगे या किस तरह एक्शन लेंगे, इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए। यानी वो प्रोवाइडर्स, वो कॉलेजेस जो कि स्टूडेंट्स को वैसे ही बोगस एनरोलमेंट है या उसको किसी तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है या कोलूजन है उनका किसी के साथ कि भाई स्टूडेंट जो है वो आए ना आए, फीसें दी जा रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने कहा रेगुलेटर्स को भी देखे जो कि मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें इन्होंने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की, जो कि बिल्कुल देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है आमतौर पे वो घबराते हैं। घबराना भाई प्रोवाइडर को चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं। अगर आप ठीक हैं तो कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके आगे चल के उन्होंने ये भी बात की कि जो नॉन अटेंडेंस वाला मामला है वो बड़ा गंभीर किस्म का है। नॉन अटेंडेंस का मतलब ये है कि लोग अटेंडेंस के लिए जाते नहीं हैं, कॉलेज में नहीं जाते, यूनिवर्सिटी अगर नहीं जाते तो उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इसको कोई छुपाए ना, या इसके अंदर जो है इसको कैसे रेगुलेट बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये भी बड़ी लंबी चौड़ी रिकमेंडेशन है। ये तकरीबन रिकमेंडेशन 13 से लेकर 18 तक उन्होंने रिकमेंड किया है। गवर्नमेंट ने किसी के साथ एग्री किया है, किसी के साथ इन प्रिंसिपल एग्री किया है, और इसके ऊपर चीज़ें बहुत हद तक आ सकती हैं और आएंगे भी। इन्होंने कहा आइंदा आने वाले दिनों में हम लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेके आएंगे, यानी कि लेजिस्लेशन के अंदर हम अमेंडमेंट्स करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो प्रोसीजर है, ये अभी रिकमेंडेशन है, उनका रिस्पॉन्स है, प्रोसीजर आगे चल के बनेगा। तो ये कैटेगरी 3 के अंदर प्रोवाइडर्स का आ गया कि प्रोवाइडर्स को ये किस तरह डील करने जा रहे हैं। कैटेगरी 4 के अंदर इन्होंने जाके बात की, वो ज़्यादातर वर्क वीज़ाज़ के हवाले से है। किसी से एग्री किया, किसी से डिसएग्री किया। वर्क वीज़ा का ये कहा कि आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे जब लोग स्पॉन्सर हो के आते हैं वीज़ा होल्डर, तो वीज़ा होल्डर से समटाइम्स क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा काम करवा रहा होता है, मे बी उसको अंडर पे कर रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। काफ़ी सारी इसके ऊपर बात होती रही पहले भी। अब जो वीज़ा होल्डर होता है वो डरते हुए कुछ कहता नहीं है, क्योंकि इनके पास राइट उस तरह होते थे या नहीं भी होते थे। यानी अगर एम्प्लॉयर ने उसको कर दिया, टर्मिनेट कर दिया जॉब से, तो द वीज़ा होल्डर है 60 डेज़, भाई या तो नया एम्प्लॉयर ढूंढो या ब्रीच में चले गए। अब आमतौर पे ऐसा होता नहीं था। अब ये चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स को भी उन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयर्स की तरफ आएँ, जो कि स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ आएंगे। तो वर्क वीज़ाज़ के ऊपर भी लंबी चौड़ी इन्होंने रिकमेंडेशन दी। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने किसी से एग्री किया, किसी से डिसएग्री किया, लेकिन अब इन्होंने कहा कि इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप तो विक्टिम है। तो आपने जिसको रिपोर्ट करना है यानी एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर को, तो हम उसको आके देखेंगे। जो कि आमतौर पे वीज़ा होल्डर्स इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि हमारा भी नुकसान होगा। तो ये रिकमेंडेशंस के अंदर, ये कैटेगरी 4 के अंदर ये भी शामिल था, और इस पे भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन आई। उसका खुलासा कुछ यूँ ही है। 5वें नंबर पे सिक्योरिटी बायोमेट्रिक्स की बात हुई। बायोमेट्रिक्स का इन्होंने कहा हमने सिस्टम लिया है जो कि 27.8 मिलियन का है बायोमेट्रिक्स। अब होता क्या है आमतौर पे कि जब आप वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं तो कुछ ममालिक में बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी फिंगरप्रिंट्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वही बंदा है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं, आपको जाके फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं, अपना पासपोर्ट दिखा के कि भाई मैं वही बंदा हूँ जिसने अप्लाई किया हुआ है। यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करके इन्होंने स्कैन डॉक्यूमेंट नहीं लगा दिए हुए हाली, और ओरिजिनल जाके लेके जाते हैं। इंडिया में अगर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए तो बायोमेट्रिक्स ही चाहिए होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हम इसको मल्टी लेयर्स के ऊपर लेके जाएंगे। अब हो ये सकता है कि बहुत सारे वीज़ा कैटेगरी के ऊपर बायोमेट्रिक्स लगा दें, इनिशियली लगा दें। इनिशियली से मुराद ये है कि जब आपने अप्लाई किया तो आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी लगाए जाएंगे, भाई क्या ये वही बंदा ट्रैवल कर रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है
कि जिस बंदे ने अप्लाई किया उसके बायोमेट्रिक्स शुरू में लिए गए, उसके बाद जब ऑन अराइवल वो बंदा लैंड किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बायोमेट्रिक्स लिए गए। तो ये भी इसके ऊपर इन्होंने बात की बहुत हद तक के बायोमेट्रिक्स के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करेंगे, सिस्टम से डेटा शेयरिंग के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह लोग जो इस लूप होल को इस्तेमाल ना कर सकें और इसको प्लग कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। जैसे लोग आ रहे थे, मतलब डॉक्यूमेंट अमेंड करके लगा दिया, पासपोर्ट अमेंड करके लगा दिया, ऐसा हुआ है और इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये भी बड़ा एक खुशाइंद कदम है कि वो लोग जो कि नॉन जेन्युइन है वो डिस्करेज ना सिर्फ होंगे बल्कि वो आ भी नहीं सकेंगे ऑस्ट्रेलिया में। छठे नंबर पे प्रोटेक्शन वीज़ाज़ के हवाले से बात की। इन्होंने ये कहा कि प्रोटेक्शन वीज़ाज़ जो हैं, लोग आते हैं और झूठा क्लेम डाल देते हैं। एक तो ये उनका नुकसान ये होता है कि दूसरे जो लोग हैं वो क्यू में खड़े रहते हैं। ये एक आर्टिकल में भी आया कि आम तौर पे जब आप प्रोटेक्शन वीज़ा डालते हैं तो डिपार्टमेंट के पास तकरीबन केस ऑन एवरेज 2.4 ईयर्स तक रहता है। जब वो अपील में चले जाते हैं ट्राइब्यूनल के ऊपर तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 3.6 ईयर्स तक रहता है, और जब आप एफसीसी में चले जाते हैं फेडरल सर्किट कोर्ट तो ये तकरीबन 5 साल तक रहता है, यानी 11 साल इसी तरह गुजर गए। अब बंदे के पास वर्क राइट्स भी हैं, उसके पास मेडिकेयर भी है, आम तौर पे ऐसा होता है। तो इन्होंने कहा कि इसको हम एक्सपीडाइट करेंगे। ये भी आर्टिकल से भी लिया गया कि उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि भाई होगा क्या कि हम जो AAT है उसको ART करने जा रहे हैं, उसमें 10 मेंबर्स और शामिल करेंगे और फेडरल सर्किट कोर्ट में भी 10 और जजेस को अपॉइंट करेंगे, यानी बजट एलोकेशन भी हुई, न्यू अपॉइंटमेंट्स भी होंगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो वीज़ा है बहुत जल्दी एक्सपीडाइट हो सकता है प्रोसेस। जो लोग एक्चुअल में हैं उनको जल्दी मिल जाएगा, जो नहीं हैं उनको नहीं मिलेगा। रिकमेंडेशन में ये कहा गया कि आप कनाडा मॉडल पे चले जाएं, आप इनएलिजिबिलिटी को शुरू में ही देख लें। तो उन्होंने कहा कि हम रिकमेंडेशन को उन्होंने नोट ज़रूर किया, देखा, ठीक है हम दूसरी कंट्री से इसको सीख सकते हैं, लेकिन इससे हम अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर करने जा रहे हैं। स्पेशली असाइलम सीकर की इन्होंने बात की। ये हो गया कैटेगरी 6 के अंदर। कैटेगरी जो 7 है, अच्छा ये कैटेगरीज जो है मैंने खुद से ही डिवाइस की हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बनाया, वो तो रिकमेंडेशन है 34। कैटेगरी 7 के अंदर इन्होंने कहा AAT की बात की और स्टाफ मिसकंडक्ट की बात की। AAT की अगेन कि उन्होंने कहा कि इसको हम मजबूत, इसके हाथ हम मजबूत करने जा रहे हैं। स्टाफ मिसकंडक्ट यानी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में जो लोग काम करते हैं उसके मिसकंडक्ट को देखना, उनका हम क्लोजली वॉच करेंगे कि किसी किस्म की कोई करप्शन ना हो, और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। रिकमेंडेशन में ही आया लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये 7 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट, ये जो निक्सन रिव्यू है इसका मैंने आपको खुलासा या ओवरव्यू दे दिया। इसमें बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल छपेंगे, छप भी चुके हैं, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं इसके ऊपर। तो आपका कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।